अरेस्ट का सिंपल सा मीनिंग होता है, अरेस्ट को कहीं पर बीएनएसएस में डिफाइन नहीं किया गया है, ठीक है, बट अरेस्ट का सिंपल सा मीनिंग होता है डिप्राइविंग अ पर्सन ऑफ हिज पर्सनल लिबर्टी अकॉर्डिंग टू लॉ, ठीक है, इन अकॉर्डेंस टू लॉ, और शॉर्ट में आप कह सकते हैं लॉफुली डिप्राइविंग अ पर्सन ऑफ हिज पर्सनल लिबर्टी, ठीक है, लॉफुली डिप्राइविंग अ पर्सन ऑफ हिज पर्सनल लिबर्टी। इसको कहीं पे डिफाइन नहीं किया गया है, बट अरेस्ट का यही मीनिंग होता है ना, डेफिनेशन भी आप इसको साइट कर सकते हैं, है ना, किसी भी पर्सन को लॉफुल तरीके से उसके पर्सनल लिबर्टी से डिप्राइव कर देना, ठीक है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ अरेस्ट? देखो एक चीज जान जाओ, अरेस्ट का पर्पस पनिश करना कभी नहीं होता है, ये चीज जान जाइए, है ना, अरेस्ट का पर्पस पनिश करना नहीं होता है, ठीक है, आप उसका ट्रायल करते हैं, ठीक है, ट्रायल करके कन्विक्ट करते हैं, फिर उसको जो सेंटेंस आप देते हैं, तो सेंटेंस जो आप देते हैं ट्रायल के बाद उसका पर्पस होता है पनिश करना, अरेस्ट का पर्पस पनिश करना नहीं होता है, तो अरेस्ट का फिर पर्पस क्या होता है? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक, ओके, एक रीजन हुआ टू प्रिवेंट फर्दर कमीशन ऑफ ऑफेंस, है ना, टू प्रिवेंट, क्योंकि वो पर्सन क्या है, अक्यूज्ड है, वो पर्सन अक्यूज्ड है कोई ऑफेंस करने के लिए, तो टू प्रिवेंट पर्सन फ्रॉम फर्दर कमिटिंग एन ऑफेंस, चलो ये एक पर्पस हुआ, और क्या पर्पस होगा? टू इंश्योर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, है ना, सबसे मेन पर्पस अरेस्ट का होता है टू इंश्योर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा, अरेस्ट का पर्पस पनिश करना नहीं होता है, क्योंकि अरेस्ट तो आप एक्यूजेशन के बेसिस पे करते हैं ना, साबित थोड़ी हो गया है कि वो पर्सन ने कोई अपराध किया ही है, ठीक है, तो इट इज नेवर टू पनिश अ पर्सन, to prevent further commission of offense, to ensure proper investigation, to maintain public order, and lastly to secure his attendance before the court. चार मेन पर्पस होता है अरेस्ट का, ठीक है, there are four main purposes of arrest. पहला, to ensure proper investigation, to prevent further commission of offense, फिर to ensure attendance before the court, एंड लास्टली इज टू मेंटेन पब्लिक ऑर्डर। पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने के लिए भी आप कभी कभी अरेस्ट करते हैं, कोई पर्सन जो है सोसाइटी में ब्रीच ऑफ पीस अगर कर रहा है तो उसको भी अरेस्ट करते हैं, है ना, राइट, टू मेंटेन पब्लिक ऑर्डर, राइट, तो दीज आर द मेन पर्पस ऑफ अरेस्ट, राइट, इट इज नॉट द पर्पस कि मतलब किसी भी पर्सन को मतलब सजा देना, ठीक है, ये मेन पर्पसेस होते हैं अरेस्ट के, है ना, और अरेस्ट हमेशा प्रोसीजर के अकॉर्डिंग होना चाहिए, अगर अरेस्ट प्रोसीजर के अकॉर्डिंग नहीं है, अरेस्ट मस्ट बी डन अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर, अगर उसके प्रोसीजर के अकॉर्डिंग नहीं है तो फिर क्या होगा, डिप्राइवेशन ऑफ हिज पर्सनल लिबर्टी, आर्टिकल 21, है ना, अगर नहीं होगा तो फिर वहां पे वो वायलेशन माना जाएगा आपका आर्टिकल 21, आर्टिकल 22, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके फंडामेंटल राइट का वायलेशन माना जाएगा अंडर आर्टिकल 21 एंड आर्टिकल 22, ठीक है। अब बीएनएसएस के थ्रू क्या क्या चीजें इंट्रोड्यूस हुई है, तो बेसिकली बीएनएसएस के थ्रू आपको अरेस्ट के प्रोसीजर को थोड़ा और कह सकते हैं आप मॉडर्नाइज कर दिया गया है, थोड़ा ट्रांसपेरेंट कर दिया गया है, अकाउंटेबिलिटी ज़्यादा बढ़ा दी गई है,
ट्रांसपेरेंसी कैसे किया गया है कि इसमें हर चीज का रीजन रिकॉर्ड करना है। पहले था सीआरपीसी में अरेस्ट करने के पीछे का रीजन रिकॉर्ड करना होता था मैजिस्ट्रेट को। अब है अरेस्ट अगर नहीं भी कर रहा है, सॉरी पुलिस को, अब है बीएनएसएस में अगर किसी को अरेस्ट नहीं भी किया जा रहा है ना, किसी पर्सन ने कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, उसका इंफॉर्मेशन मिला और अरेस्ट नहीं कर रहे हैं, उसका भी रीजन रिकॉर्ड करना है। तो थोड़ा अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी बढ़ाया गया है, थोड़ा मॉडर्नाइज किया गया है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन वगैरह को थोड़ा जो है आपको इम्पोर्टेंस दिया गया है। ठीक है, तो कुछ कुछ चेंजेस बीएनएसएस से लाए गए हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मेजर कोई लैंडस्लाइड चेंजेस नहीं लाया गया है। ठीक है, तो ये हम लोग समझ गए अरेस्ट क्या होता है और अरेस्ट का पर्पस क्या होता है। अब आते हैं काम के चीज़ों पे। सबसे पहले देखते हैं ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट, है ना। उसमें सबसे पहले देखेंगे कब पुलिस जो है अरेस्ट कर सकता है विदाउट देखो अरेस्ट तो वारंट के साथ किया ही जा सकता है, तो उसमें ज़्यादा कुछ नहीं समझना है। अगर मैजिस्ट्रेट ने वारंट इशू किया है तब तो अरेस्ट करना ही है। मेनली हम लोग को समझना है कब अरेस्ट किया जा सकता है विदाउट वारंट। तो अगर पूछा जाए कब अरेस्ट करेंगे विदाउट वारंट, तो सबसे पहले आंसर आएगा कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में, है ना। बट ऐसा नहीं है कि केवल कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में ही आप विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकते हैं। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के अलावा भी बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस होते हैं। कोई प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, उसको अरेस्ट आप कर सकते हैं। ठीक है, कोई पर्टिकुलर पर्सन पुलिस को अपना काम करने में ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, उसको आप अरेस्ट कर सकते हैं। कोई पर्टिकुलर पर्सन जो बेल का कंडीशन था, है ना, या फिर उसको जो रिलीज मिला है मान लो जेल से, उसके कंडीशन को अगर वो वायलेट करता है तो भी आप विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकते हैं। तो अरेस्ट विदाउट वारंट बस ऐसा नहीं है कि कॉग्निजेबल केसेस में ही होता है, कॉग्निजेबल केसेस में भी होता है। ठीक है, उसके कंडीशंस हैं, देखेंगे, लेकिन कॉग्निजेबल केसेस के अलावा भी विदाउट वारंट अरेस्ट हो सकता है ना। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के केस में भी कभी कभी विदाउट वारंट अरेस्ट हो सकता है, वो भी अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक अरेस्ट के अंदर देखते हैं कि कब जो है विदाउट वारंट अरेस्ट किया जा सकता है। अब सेक्शन काफी बड़ा है, लेकिन बहुत ही मतलब ध्यान से बारीकी से आप समझिएगा, इजीली आपको याद हो जाएगा, फॉलो करते रहिएगा। सबसे पहले देखते हैं अरेस्ट विदाउट वारंट। सेक्शन 35 में आपको बतलाया गया है। बेयर एक्ट आप लोग सभी लोग अपने पास रखे रहिए, फॉलो करते रहिए। ठीक है, कि क्या किन किन कंडीशंस में, किन किन सर्कमस्टेंसेस में विदाउट वारंट अरेस्ट हो सकता है। तो सर्कमस्टेंसेस आपको जो है वो सेक्शन 35 के अंदर दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें देखिए सबसे पहला सिचुएशन आता है, कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ है इन प्रेजेंस ऑफ पुलिस ऑफिसर। पहला सर्कमस्टेंस सिंपल सा है, शॉर्ट में याद रखना है, पूरा लाइन बाय लाइन याद करने की, बस इतना, कॉग्निजेबल ऑफेंस अगर पुलिस ऑफिसर के प्रेजेंस में हुआ है। ठीक है, दूसरा सर्कमस्टेंस है कॉग्निजेबल ऑफेंस, ठीक है, पनिशेबल अप टू 7 ईयर्स। वैसे कॉग्निजेबल ऑफेंस जो कि पनिशेबल है अप टू 7 ईयर्स, उसके लिए अब ऐसा नहीं है कि कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस के केस में भी पुलिस जो है विदाउट वारंट हमेशा ही अरेस्ट कर लेगी। वहां पे भी कुछ एडिशनल कंडीशंस पूरा होना होता है। ठीक है, एक तो है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस पुलिस ऑफिसर के प्रेजेंस में किए तो अरेस्ट हो ही जाएगा। दूसरा है कॉग्निजेबल ऑफेंस जो है वो पनिशेबल है अगर 7 ईयर्स तक और 7 ईयर्स से ज्यादा, तो उसके लिए अलग अलग कंसिडरेशंस पे अरेस्ट किया जाता है। अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस है पनिशेबल अप टू 7 ईयर्स, तो सबसे पहला ग्राउंड आपको चाहिए अरेस्ट करने के लिए कि वहां पे कुछ रीजनेबल बेसिस होना चाहिए। ठीक है, देयर मस्ट बी रीजनेबल बेसिस। वो रीजनेबल बेसिस क्या होगा? तो या तो कोई रीजनेबल कंप्लेन होगा, या तो कोई रीजनेबल कंप्लेन होगा, या तो कोई रीजनेबल सस्पिशन होगा। ठीक है, या फिर कोई क्रेडिबल इंफॉर्मेशन होगा।
ठीक है, मतलब सबसे पहले ये रिक्वायरमेंट तो आपको चाहिए कि देयर मस्ट बी सर्टेन रीजनेबल बेसिस, इधर देयर शुड बी अ रीजनेबल कंप्लेन या फिर सस्पिशन या फिर कोई क्रेडिबल इंफॉर्मेशन, और बस यही है तो अरेस्ट नहीं कर लेना है। इसके अलावा भी आपके कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट पूरे होने चाहिए। रीजनेबल बेसिस प्लस एनी ऑफ दीज 5 कंडीशंस जो यहां पे अभी बता रहे हैं। एनी ऑफ 5 कंडीशन क्या? टू प्रिवेंट फर्दर ऑफेंस, टू प्रिवेंट फर्दर ऑफेंस मतलब रीजनेबल बेसिस इनमें से कोई होने के बाद एक और कंडीशन इन 5 में से कोई पूरा होना चाहिए। उनमें से एक है टू प्रिवेंट फर्दर कमीशन ऑफ ऑफेंस, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, टू प्रिवेंट डिस्ट्रक्शन और टैंपरिंग ऑफ एविडेंस, डिस्ट्रक्शन और टैंपरिंग ऑफ एविडेंस। शॉर्ट में लिख लो तो ज्यादा बेटर रहेगा, बेयर एक्ट में तो आप याद करते रहिएगा तो फिर याद कीजिएगा भूलिएगा, शॉर्ट में लिख लीजिए सब, ठीक है। टू प्रिवेंट इंड्यूसमेंट और थ्रेट टू विटनेसेस, और लास्टली टू इंश्योर प्रेजेंस इन कोर्ट। अब देखो समझना है आपको, पहला वाला सिचुएशन क्या बोल रहा है, कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस अगर पुलिस ऑफिसर के प्रेजेंस में हुआ तो वहां पे ये सब कंडीशंस की जरूरत नहीं है ना, कि इन्वेस्टिगेशन के लिए जरूरी है या डिस्ट्रक्शन और टेम्परिंग ऑफ एविडेंस के लिए जरूरी है, ऐसा कुछ नहीं। अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस पुलिस ऑफिसर के प्रेजेंस में कर रहे हो तब तो तुमको पुलिस ऑफिसर डायरेक्टली अरेस्ट कर सकता है, उसको अदर कंडीशन पूरा करने का जरूरत नहीं है। लेकिन मान लो पुलिस ऑफिसर के प्रेजेंस में कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं हुआ है, बट पुलिस ऑफिसर को कोई रीजनेबल कंप्लेन, सस्पिशन या क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मिला है कि किसी ने कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, तो वैसे केसेस में पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करने से पहले इन 5 में से एनी वन ग्राउंड पे वो सेटिस्फाइड होना चाहिए पुलिस ऑफिसर। इनमें से किसी भी एक ग्राउंड पे अगर वो सेटिस्फाइड है, ठीक है, तो वो अरेस्ट कर सकता है, तभी वो अरेस्ट कर सकता है, समझ रहे? मतलब कॉग्निजेबल ऑफेंस का इंफॉर्मेशन मिला है पुलिस को, और वो कॉग्निजेबल ऑफेंस ऐसा है जिसका मैक्सिमम पनिशमेंट अप टू 7 ईयर्स है, तो वहां पे अगर वो कंप्लेन रीजनेबल है या सस्पिशन रीजनेबल है या इंफॉर्मेशन क्रेडिबल है, इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन पूरा हो रहा है, और इन 5 में से कोई भी एक कंडीशन, 5 नहीं पूरा होना जरूरी है, कोई भी एक कंडीशन अगर पूरा हो रहा है आप अरेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। और यहां पे मैंडेटरी रिक्वायरमेंट एक और है, इस सिचुएशन के लिए एक और मैंडेटरी रिक्वायरमेंट दिया गया है। मैंडेटरी रिक्वायरमेंट क्या दिया गया है कि रीजंस रिकॉर्ड करना है, रीजंस टू बी रिकॉर्डेड। कैसा रीजन रिकॉर्ड करना है? या तो अरेस्ट अगर कर रहे हैं तो उसका रीजन रिकॉर्ड करना है, अरेस्ट नहीं भी कर रहे हैं तो उसका भी रीजन रिकॉर्ड करना है, ठीक है। रीजन हैज टू बी रिकॉर्डेड इफ द पर्सन इज बीइंग अरेस्टेड इन दिस प्रोविजन, तो भी रिकॉर्ड करना है, नहीं तो भी रिकॉर्ड। इसको ए बी करके देखते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। ए बी करके ही आपके उसमें 35(1)A 35(1)B करके, ठीक है, रीजन भी रिकॉर्ड करना है। तो ये समझ में आया, अप टू 7 ईयर्स वाले के लिए ये कंडीशन है। अब मोर देन 7 ईयर्स वाले के लिए मोर देन 7 ईयर्स लाइफ इंप्रिजनमेंट या फिर डेथ पेनल्टी। ऐसे कॉग्निजेबल ऑफेंस का अगर पुलिस को इंफॉर्मेशन मिलता है, ठीक है, तो पुलिस को अरेस्ट करने के लिए बस एक ही ग्राउंड चाहिए, रीजन टू बिलीव। समझ रहे हैं? देखिए ये सब थोड़ा टेक्निकल तरीके से बताया हुआ है, इसलिए आपको ध्यान में रखना है।
ब्लाइंडली ये नहीं समझना है कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो भाई चलो अरेस्ट कर लो। 3 सिचुएशन अभी तक हम लोग देखे कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेटेड। कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेटेड यही 3 सिचुएशन बस दिया गया है, बाकी अदर सिचुएशन दिया गया है। कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेटेड 3 सिचुएशन में अरेस्ट हो सकता है। एक पुलिस ऑफिसर के प्रेजेंस में, दूसरा 7 ईयर्स तक वाला है तो वहां पे वो रीजनेबल बेसिस कोई होना चाहिए, और साथ में उन 5 में से कोई एक कंडीशन पूरा होना चाहिए, तभी आप अरेस्ट करेंगे विदाउट वारंट। और तीसरा 7 ईयर से ज्यादा वाला अगर ऑफेंस है कॉग्निजेबल ऑफेंस, तो वहां पर आपको बस आपको नहीं, पुलिस को बस रीजन टू बिलीव चाहिए, है ना। ये सारे कंडीशंस वहां पूरे करने की जरूरत नहीं है, बस वहां पे रीजन टू बिलीव है कि हाँ उस पर्टिकुलर पर्सन ने ऑफेंस किया है, जो इंफॉर्मेशन है उस पर पुलिस को अगर रीजन टू बिलीव है, पुलिस में अरेस्ट। ठीक है, काफी इजीली याद हो जाएगा ये। ठीक है, समझ में आया 3 सिचुएशन क्या दिया गया है कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेटेड। अब इसके बाद जो है 1 लाइनर टाइप का याद कर सकते हैं बाकी के सिचुएशन को। ठीक है, उसके बाद वाला सब 1 लाइनर। डी, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, है ना। अगर कोई पर्सन प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, ठीक है। ई क्या है, पोजेशन ऑफ सस्पेक्टेड स्टोलन प्रॉपर्टी। स्टोलन प्रॉपर्टी, ठीक है। एफ, ऑब्स्ट्रक्टिंग द पुलिस और एस्केपिंग फ्रॉम कस्टडी। फ्रॉम कस्टडी, ठीक है। डिजर्टर फ्रॉम आर्म्ड फोर्स, जो आर्म्ड फोर्सेस से कोई डिजर्ट कर गया है, कोई पर्सनल, डिजर्टर फ्रॉम आर्म्ड फोर्सेस। कोई भगौड़ा है जो कि आर्म फोर्सेस के सर्विसेज को छोड़ के भाग गया है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर ऑफेंस कमिट हुआ है आउटसाइड इंडिया, है ना, अगर ऑफेंस कमिटेड आउटसाइड इंडिया, जिसके लिए इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग भी वो पर्सन अरेस्टेड हो सकता है, तो वहां पे अगर क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है, 2 रिक्वायरमेंट है इसके लिए, वहां पे क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है और पर्सन लायबल टू अरेस्ट है अंडर एक्स्ट्राडिशन लॉज। लायबल टू अरेस्ट अंडर एक्स्ट्राडिशन लॉज, तो उसने ऑफेंस अगर इंडिया के बाहर भी किया है, आप अरेस्ट कर सकते हैं। अगर कोई रिलीज्ड कन्विक्ट है, जिसको रिलीज किया गया है, वॉयलेट करता है रूल को, बेल के कंडीशंस को, कौन से रूल को, सेक्शन 394 के 5 में बताया गया है, तो अभी जाके पढ़ने का जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। लास्ट है रिक्विजिशन फ्रॉम अनदर पुलिस ऑफिसर। अनदर पुलिस ऑफिसर, ठीक है। ये सब आप बस 1 लाइनर टाइप का याद कर सकते हैं। आपको मेनली याद करना है पहला 3 सिचुएशन, कॉग्निजेबल ऑफेंस में कब अरेस्ट कर सकते हैं, बाकी 1 लाइनर टाइप का। पेयर एक्ट में लंबा लंबा आपको पैराग्राफ दिया हुआ है, बट वो सब उतना पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। इजीली याद हो जाएगा, शॉर्ट में याद करोगे तो, ठीक है। तो एच तक आता है, यानी कितना सरकमस्टेंस है, 1 2 करके दे, आई तक है। अच्छा ये सॉरी, नंबरिंग यहाँ गड़बड़ हो गया। HIJ टोटल कितना हुआ, 10 ना। देयर आर टोटल 10 सर्कमस्टांसेस। पहला 3 आपको ध्यान से थोड़ा देखना है, और बाकी 7 आप 1 लाइनर टाइप याद कर सकते हैं, काफी इजी है। पहला है कि अगर पुलिस ऑफिसर के कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेटेड 3 सिचुएशन है, ये ध्यान में रखना। कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेटेड देयर आर 3 सिचुएशन। पहला, प्रेजेंस में पुलिस ऑफिसर की है, अरेस्ट कर लो, कोई बाकी का ग्राउंड होना जरूरी नहीं है। दूसरा, 7 ईयर से कम वाला है,
तो वहां पे एक रीजनेबल बेसिस होना चाहिए अरेस्ट करने के लिए, और साथ साथ एक कंडीशन जो उस सेक्शन में दिया है ना, कि या तो एविडेंस को टैंपर करने से रोकने के लिए, या इन्वेस्टिगेशन फर्दर प्रॉपर तरीके से करने के लिए, अटेंडेंस उसका सिक्योर करने, कोई भी एक कंडीशन उन पांचों में से पूरा होना चाहिए। तीसरा है, अगर 7 ईयर से ज़्यादा वाला ऑफेंस है, सीरियस नेचर का ऑफेंस है, तो वहां पे बस रीजन टू बिलीव चाहिए, और उसके अलावा बाकी ये सब। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर स्टोलन प्रॉपर्टी के पोजीशन में कोई है, पुलिस को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है या स्केप किया है कस्टडी से, आर्म्ड फोर्सेस से भाग गया है, इंडिया के बाहर हुआ है, तो क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन है और एक्स्ट्राडिशन के लॉज के अकॉर्डिंग उस पर्सन को अरेस्ट कर सकते हैं तो कर लेंगे। ठीक है, किसी ने बेल के कंडीशन को वॉयलेट किया है, या फिर किसी और पुलिस ऑफिसर से अगर रिक्वेस्ट आया है, तो किसी रिक्वेजिशन फ्रॉम अनदर पुलिस ऑफिसर, किसी और जुरिस्डिक्शन के पुलिस ऑफिसर से। ठीक है, तो इतने सिचुएशन में बिना वारंट का, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, बिना वारंट का, ये नहीं कब अरेस्ट, अरेस्ट तो बहुत सारे सर्कमस्टांस में हो सकता है, बिना वारंट का हम इन सर्कमस्टांसेस में हम अरेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के कॉन्टेक्स्ट में ये देखें। अब देखते हैं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के कॉन्टेक्स्ट में, इन केसेस ऑफ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के कॉन्टेक्स्ट में सेक्शन 35 जनरल रूल दिया गया है, सेक्शन 35 सबसेक्शन 2 में। ठीक है, कि नो अरेस्ट विदाउट वारंट और मैजिस्ट्रेट्स ऑर्डर, वारंट और मैजिस्ट्रेट्स ऑर्डर। लेकिन इसका एक्सेप्शन भी है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में भी बिना वारंट का अरेस्ट हो सकता है सर्टेन सर्कमस्टांसेस में। वो एक्सेप्शन दिया गया है सेक्शन 39 में। एक्सेप्शन, नॉन डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी। अगर कोई पर्सन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए अक्यूज्ड है और उससे उसकी आइडेंटिटी पुलिस ने पूछी और वो अपना आइडेंटिटी सही नहीं बता रहा है, रिवील नहीं कर रहा है या गलत बता रहा है, तो वैसे सिचुएशन में उसको बिना वारंट का अरेस्ट कर सकता है। नॉन डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी। ठीक है, सेक्शन 39। ठीक है, ये नॉन कॉग्निजेबल केसेस के लिए है, लेकिन यहां पे ध्यान में रखना है, ठीक है, कि जिस पर्सन से आपने आइडेंटिटी पूछा वो आइडेंटिटी नहीं बताया तो आप उसको अरेस्ट कर सकते हैं, लेकिन यहां पे अरेस्ट का पर्पस क्या होगा, पर्पस ऑफ अरेस्ट, पर्पस ऑफ अरेस्ट क्या होगा बताइए, उसका आइडेंटिटी पता लगाना, है ना, बस यही पर्पस होगा। एक बार जैसे ही उसका आइडेंटिटी पता चल गया फिर आपको उसको रिलीज कर देना है। ठीक है, तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में भी अरेस्ट कर सकते हैं, बट उसका पर्पस होगा ओनली टू वेरीफाई पर्सन्स नेम एंड रेसिडेंस। ठीक है, वंस आइडेंटिफाइड ही मस्ट बी रिलीज्ड। जैसे ही आप आइडेंटिफाई कर लेंगे आप उसको रिलीज कर देंगे, ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। ठीक है, नॉन कॉग्निजेबल में आप अरेस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक है, बिना वारंट का। ठीक है, नो अरेस्ट विद, जनरली नो अरेस्ट विदाउट वारंट या मैजिस्ट्रेट्स ऑर्डर, बट एक्सेप्शन है अगर वो अपना आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं कर। तो ये हम लोग देख लिए कि सर्कमस्टेंसेस। ठीक है, और मान के चलो यहां पे अगर उसका आइडेंटिटी वेरीफाइड नहीं हो पा रहा है, ठीक है, इफ आइडेंटिटी नॉट वेरीफाइड विद इन 24 आवर्स, तो 24 घंटे से ज्यादा, चाहे वो कॉग्निजेबल ऑफेंस का अक्यूज हो, नॉन कॉग्निजेबल का हो, पुलिस अपने पास उसको नहीं रख सकती है। वहां पे आपको इमीडिएटली किसके पास उसको ले जाना होगा, फॉरवर्ड करना होगा टू द नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट, है ना।
फॉरवर्ड टू द नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट। ठीक है, तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में ये जान लीजिए। ठीक है, बहुत लोग इसको मिस कर जाते हैं कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में जनरली आप अरेस्ट नहीं कर सकते हैं बिना वारंट का या बिना मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर का, लेकिन वो पर्सन अगर अपने आइडेंटिटी को रिवील नहीं कर रहा है तो वहां पे अरेस्ट किया जा सकता है, लेकिन उस अरेस्ट का पर्पस बस होगा उसके आइडेंटिटी को का पता लगाना। और जैसे ही उसका आइडेंटिटी पता लग जाता है उसको रिलीज कर दिया जाएगा, और रिलीज जो किया जाएगा या तो बॉन्ड पे रिलीज किया जाएगा या फिर बेल बॉन्ड पे। बॉन्ड और बेल बॉन्ड क्या होता है ये सबसे पहले ही क्लास में हम लोग पढ़े थे, है ना। बॉन्ड मतलब पर्सनल अंडरटेकिंग होता है, और बेल बॉन्ड होता है जिसमें आप अंडरटेकिंग देते हैं विथ सियोरिटी, है ना, फ्यूचर प्रेजेंस इंश्योर करने के लिए। ठीक है, तो ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के केसेस में आपको ये करना है। ठीक है, तो अब हम लोग देख लिए ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट क्या होगा। ठीक है, काफी इजीली याद हो गया। ठीक है, अब आते हैं प्रोसीजर पे। तो प्रोसीजर को भी दो पार्ट में डिवाइड करके देखेंगे। एक देखेंगे प्री अरेस्ट प्रोसीजर, कि जब तक अरेस्ट करके आप कस्टडी में नहीं ले लिए उससे पहले के क्या प्रोसीजर्स होंगे, और एक बार जैसे ही आपने अरेस्ट कर दिया उसके बाद का क्या प्रोसीजर होगा। ठीक है, आइए। अब देखो, पहले प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट आप लोग जैसे बता रहे हैं वो देख लीजिए, लास्ट में हम लोग वहां पे सेक्शन नंबर पुट कर लेंगे, जो भी प्रोसीजर जिस सेक्शन में आएगा। इसमें सबसे पहले देखते हैं प्री अरेस्ट प्रोसीजर। सबसे पहला आइडेंटिफिकेशन ऑफ पुलिस ऑफिसर। अरेस्ट करने वक्त पुलिस ऑफिसर को प्रॉपर अपना आइडेंटिफिकेशन के साथ अरेस्ट करना है। ठीक है, ठीक है, देयर मस्ट बी प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन ऑफ पुलिस ऑफिसर। ठीक है, कि उसको जो है एक्यूरेट, विजिबल, क्लियर आइडेंटिफिकेशन उसका होना चाहिए। ठीक है, उसको प्रॉपर अपना बैच, ठीक है, कोई आईडी है, आईडी नंबर है, वो उसको वहां पे लेकर जाना है अरेस्ट करने। ठीक है, कि देयर मस्ट बी प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन, क्लियर, विजिबल एंड एक्यूरेट आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप जो है बस सिविलियन ड्रेस में गए और कुछ आप आईडी वगैरह कुछ नहीं रखें, और किसी को, तब तो कोई भी किसी को बोल देगा हम पुलिस ऑफिसर हैं, है ना। बोलेगा कि चलो जगह पे चलो, वहां पे दिखाएंगे आइडेंटिटी, है ना। वहां जाके कहीं अपना ट्रू आइडेंटिटी रिवील कर दिया तो इसीलिए ये अपना ये एक सेफगार्ड दिया गया है। ठीक है, कि क्लियर आइडेंटिफिकेशन के साथ जाना है। दूसरा, अरेस्ट करने से पहले एक मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट बनाना है। मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट, सारा सेक्शन कहां पे है हम लोग लास्ट में देखेंगे। ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट, कि जब अरेस्ट करते हैं उसका मेमोरेंडम बनाएंगे। ये क्यों किया जाता है, ताकि ट्रांसपेरेंसी और ऑथेंटिसिटी हो। ठीक है, अरेस्ट के प्रोसीजर में ट्रांसपेरेंसी एक लाने के लिए ये प्रोविजन जो है आपको इंक्लूड किया हुआ है। ठीक है, कि पुलिस को एक मेमोरेंडम बनाना है, कब, एट द टाइम ऑफ अरेस्ट, जब अरेस्ट कर रहे हैं उस टाइम पे। और वो मेमोरेंडम जो होना चाहिए वो अटेस्टेड होना चाहिए बाय फैमिली मेंबर, दैट मस्ट बी अटेस्टेड बाय फैमिली मेंबर, या फिर कोई रेस्पेक्टेबल फैमिली मेंबर। किसका, अरेस्टेड पर्सन का, पुलिस का नहीं, फैमिली मेंबर ऑफ द अरेस्टेड पर्सन। अगर फैमिली मेंबर कोई वहां पे नहीं है प्रेजेंट तो फिर रेस्पेक्टेबल पर्सन ऑफ द लोकेलिटी। ठीक है, जहां पे भी वो अरेस्ट हो रहा है, और रेस्पेक्टेबल
person of locality. And that memorandum must be countersigned by whom? Countersigned by arrested person. वो काउंटर साइन करेगा कि हाँ यहाँ पे जो है जो मेमोरेंडम बनाया गया है वो मेरे फैमिली मेंबर के सामने बनाया गया है, या फिर रेस्पेक्टेबल पर्सन जो लोकेलिटी था उसके सामने बनाया गया है ना। तो ये मेमोरेंडम का पर्पस क्या होता है? ट्रांसपेरेंसी लाना अरेस्ट के प्रोसीजर में, ट्रांसपेरेंसी एंड ऑथेंटिसिटी। ठीक है, यही पर्पस होता है ये मेमोरेंडम आपको लाने का। ठीक है, फिर उसके बाद प्री अरेस्ट प्रोसीजर्स देख रहे हैं अभी हम लोग, है ना, कि उसको अभी कस्टडी में लेने से पहले क्या क्या करना है। ठीक है, तीसरा उसको आप इन्फॉर्म करेंगे अरेस्टेड पर्सन को कि उसके पास राइट टू इन्फॉर्म है अपने रिलेटिव या फ्रेंड को कि वो अरेस्ट हो चुका है ना। ये ऑप्शन है किसका? अरेस्टेड पर्सन का, कि वो आपको पुलिस को इन्फॉर्म करना है अरेस्टेड पर्सन को कि आपके पास राइट है कि आप अपने अरेस्ट के बारे में, अगर फैमिली में अगर घर से अरेस्ट कर रहे हैं तब तो मेमोरेंडम आप उसके फैमिली मेंबर से ही साइन करा लेंगे, लेकिन मान लिया कोई न्यूट्रल प्लेस से, उसके घर से नहीं कहीं और से आप अरेस्ट कर रहे हैं, वहाँ फैमिली मेंबर नहीं है, तो वहाँ पे किसी अदर पर्सन से आप जो रेस्पेक्टेबल पर्सन है लोकेलिटी का उससे मेमो साइन कराते हैं, तो वैसे सिचुएशन में आपको अरेस्टेड पर्सन को यह भी बताना होता है कि भाई आपका राइट है कि आप अपने फैमिली मेंबर या किसी फ्रेंड को इन्फॉर्म कर सकते हैं, है ना। अब अरेस्टेड पर्सन को लग रहा है कि फैमिली मेंबर को बताएंगे तो वहां पे और लात खाएंगे, तो वो अपने फ्रेंड को भी इन्फॉर्म करवा सकता है। ठीक है, तो दैट इज द चॉइस ऑफ अरेस्टेड पर्सन कि वो किसको इन्फॉर्मेशन दिलवाना चाह रहा है। ठीक है, तो ये कंडीशन का पूरा करना है, ये कंडीशन पूरा करना है अगर वहां पे वो अटेस्ट फैमिली मेंबर के थ्रू नहीं हुआ है। अगर फैमिली मेंबर नहीं अटेस्ट किया है मेमो, तब तो फैमिली मेंबर को इन्फॉर्मेशन तो मिल ही गया ना। ठीक है, उसके बाद चौथा, अरेस्ट करने वक्त पुलिस ऑफिसर किस तरीके से अरेस्ट करेगा, हाउ द पुलिस ऑफिसर विल अरेस्ट द पर्सन। ठीक है, तो या तो वहां पे एक्चुअल फिजिकल टच होगा, या फिर जो पर्सन अरेस्ट हो रहा है वो खुद कस्टडी को सबमिट कर देगा। तो देयर विल बी ईदर एक्चुअल फिजिकल टच और सबमिशन टू कस्टडी। ठीक है, एक्चुअल फिजिकल टच और सबमिशन टू कस्टडी। ठीक है, तो यहां पे अगर वो इफ ही इज वॉलंटरली अगर वो पर्सन सबमिट कर रहा है खुद को कस्टडी में कि ठीक है चलिए मैं चलने को तैयार हूं, ठीक है, तब आपको वहां पे उसको फिजिकली टच करने का जरूरत नहीं है। फिजिकली टच करने का, कन्फाइन करने का, पकड़ के लेके जाने का आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर वो इफ ही इज नॉट सबमिटिंग टू कस्टडी, ठीक है, तब वहां पे इफ नॉट, तब वहां पे आपको एक्चुअली उसको फिजिकल टच करना है, कन्फाइन करना है। मतलब आपको अरेस्ट भी करना है तो एक रेस्पेक्टेबल तरीके से अरेस्ट करना है, बिकॉज आप अरेस्ट कर रहे हैं ना, उसके ऊपर एक्यूजेशन है, वो एक्यूजेशन हो सकता है बाद में गलत भी साबित हो जाए, लेकिन अगर आप वहां पे उसको जोर जबरदस्ती कर रहे हैं तो एक तरीके से उसका क्या होगा, उसका रेपुटेशन हैम्पर होगा जहां भी अरेस्ट कर रहे हैं उसको। ठीक है, तो इसीलिए अगर वो पर्सन कस्टडी में वॉलंटरली सबमिट कर रहा है तब आपको एक्चुअली फिजिकल टच नहीं करना है, लेकिन अगर वो नहीं करता है, इफ नॉट, देन यू हैव टू एक्चुअली फिजिकल टच एंड कन्फाइन दैट पर्सन, की पकड़ के उसको लेके जाना है। ठीक है, राइट। और वुमेन के लिए स्पेशल रूल है। ठीक है, वुमेन के लिए स्पेशल रूल क्या होगा कि वुमेन को जब भी कोई अरेस्ट कर रहा है, ठीक है, स्पेशल रूल फॉर वुमेन,
ठीक है, कि उसको जो है अगर टच या कन्फाइन करने का नौबत आया तो टच या कन्फाइन ओनली वुमेन ऑफिसर करेगी। ठीक है, टच और कन्फाइन ओनली बाई वुमेन ऑफिसर। लेकिन यहां पे भी सेक्शन में देखोगे दिया होगा अनलेस सर्कमस्टेंसेस अदरवाइज रिक्वायर। अदरवाइज रिक्वायर मतलब अगर कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंस है दैट पर वुमेन हु इज टू बी अरेस्टेड इज अ हार्डकोर क्रिमिनल, है ना, अब वहां पे मान लो किसी कारण से वुमेन ऑफिसर नहीं अवेलेबल है ना, तो अब ऐसा नहीं है कि मतलब ये लोग बस हाथ रखे रहे और वो जाते रहे भागते रहे, ऐसा नहीं है, एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंस बनाया हुआ है। बट ऑर्डिनरली वुमेन ऑफिसर के थ्रू ही, वुमेन ऑफिसर के प्रेजेंस रहते हुए भी अगर किसी मेल ऑफिसर ने उसको फिजिकली टच किया है, ठीक है, तो वो उस प्रोसीजरल रूल का वायलेशन माना जाएगा। ठीक है, फिर उस डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा उस पर्टिकुलर पर्सन पे। ठीक है, ओके, ये एक रूल हुआ। नेक्स्ट रूल इज कितना फोर्स आप यूज, अभी हम लोग प्री अरेस्ट प्रोसीजर्स देख रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि यूज ऑफ फोर्स आप कितना कर सकते हैं। यूज ऑफ फोर्स टू अफेक्ट अरेस्ट। ठीक है, तो जितना भी मीन्स नेसेसरी है, ठीक है, अगर वो पर्सन रेजिस्ट या एस्केप करने का कोशिश करता है, अगर वो वॉलंटरली सबमिट कर रहा है तब तो ठीक है, ठीक है, लेकिन अगर वो रेजिस्ट या एस्केप करने का कोशिश करता है, रेजिस्ट कर रहा है या फिर एस्केप करने का कोशिश करता है, तो पुलिस जो है जितना भी मीन्स नेसेसरी है वो यूज कर सकती है। ऑल मीन्स necessary to arrest, but force used must be proportionate। जो फोर्स यूज कर रहे हैं वो कैसा होना चाहिए, प्रोपोर्शनेट होना चाहिए। ठीक है, और साथ ही साथ लिमिट एक लगाया गया है, लिमिट ऑन यूज ऑफ लीथल फोर्स। लीथल फोर्स मतलब उसका जान भी आप ले सकते हैं, तो हाँ ले सकते हैं, लेकिन उस पर लिमिट है। लिमिट ऑन यूज ऑफ लीथल फोर्स। ठीक है, ये लिमिट क्या लगाया गया है, आप डेथ कॉज कर सकते हैं तो कॉज कर सकते हैं, बट पुलिस कैन नॉट कॉज डेथ किस सिचुएशन में, जब वो पर्सन रेजिस्ट या एस्केप कर रहा है, तो आप सारा मीन्स यूज कर सकते हैं, लेकिन प्रोपोर्शनेट आपको फोर्स यूज करना है। और क्या आप उसका जान भी ले सकते हैं, क्या आप लीथल फोर्स भी यूज कर सकते हैं, तो कर सकते हैं, लेकिन आप उसका डेथ तभी कॉज कर सकते हैं, पुलिस कैन नॉट कॉज डेथ अनलेस कि वो अक्यूज्ड है किसी ऐसे ऑफेंस के लिए पनिशेबल विथ डेथ और लाइफ इंप्रिजनमेंट, पनिशेबल विथ डेथ और लाइफ इंप्रिजनमेंट। अगर वो पर्सन के ऊपर जो आरोप लगा है वो किसी ऐसे ऑफेंस के लिए है जो कि पनिशेबल है डेथ से, मर्डर के लिए है, या लाइफ इंप्रिजनमेंट से है, रेप के लिए है, तो वैसे सिचुएशन में अगर वो रेजिस्ट या एस्केप कर रहा है, ठीक है, तो ऑल मीन्स नेसेसरी में आप लीथल फोर्स भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर वो पर्सन लाइफ इंप्रिजनमेंट या डेथ पेनल्टी वाले ऑफेंस के लिए अक्यूज्ड नहीं है, तो वैसे सिचुएशन में आप सारा मीन्स यूज कर सकते हैं, लेकिन आप लीथल फोर्स यूज नहीं कर सकते। तो मान लिया कोई पर्टिकुलर पर्सन चोरी का अक्यूज्ड है ना, चोरी का आरोप उसके ऊपर लगा है, वो पर्सन भाग रहा है ना, तो उसके सर पे गोली नहीं मार सकते, है ना। आप उसको पकड़ने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, आप पैर पे पत्थर चला सकते हैं, पैर पे भी आप हो सकता है एम कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप उसको गोली, अब ये नहीं कि AK-47 तो खैर होता भी नहीं है जनरली पुलिस ऑफिसर्स के पास, लेकिन अब ऐसा नहीं है कि आप उसका जान ले लें। भाग रहा है, ठीक है, भागने दो, बाद में पकड़ा जाएगा, ठीक है, आप अपना कोशिश कीजिए पकड़ने का, बट आप लीथल फोर्स यूज नहीं कर सकते हैं अनलेस कि दैट पर्सन इज अक्यूज ऑफ ऑफेंस पनिशेबल विथ डेथ और लाइफ इंप्रिजनमेंट। ठीक है,
तो कितना फोर्स यूज करना है प्री अरेस्ट प्रोसीजर में ही ये देख रहे हैं हम लोग। तो अगर वो सबमिट कर रहा है कस्टडी में तब तो कोई फोर्स ही नहीं यूज करना है, लेकिन अगर वो रेजिस्ट या स्केप करता है तो आप सारा मीन्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, प्रोपोर्शनेट होना चाहिए और लीथल फोर्स यूज कर सकते हैं कि नहीं, तो इन दो सिचुएशन को छोड़ के आप लीथल फोर्स यूज नहीं कर सकते। ठीक है, राइट। नेक्स्ट इज यूज ऑफ हैंडकफ्स। हैंडकफ्स, ठीक है। अब देखो, अरेस्ट जब भी किया जाता है बॉलीवुड मूवी में हमेशा दिखाया जाता है हथकड़ी पहना दिए, है ना, रस्सी से बांध दिए, लेके जा रहे हैं, मतलब हाथ, ठीक है, ठीक है, हथकड़ी नहीं है तो हैंडकफ ही कर रहे हैं। तो हैंडकफ आप कर सकते कि नहीं, तो मूवीज वगैरह में तो यही दिखाता है, दिमाग में भी वैसा ही परसेप्शन बना हुआ है कि जब भी किसी को अरेस्ट कर रहे हैं हैंडकफ करना है। बट प्रेम शंकर वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन का केस था सुप्रीम कोर्ट का, आई थिंक लाइक नियर अबाउट 1980 के अराउंड का ये केस है। प्रेम शंकर वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन का केस था कि हैंडकफ्स जो है मतलब हर केस में यूज नहीं करना चाहिए, इट शुड बी यूज्ड ओनली वेयर इट इज नेसेसरी। अगर कोई बहुत ही हार्डकोर क्रिमिनल है, पहले भी काफी बार वो स्केप कर चुका है और वहां पे रीजनेबल ग्राउंड एग्जिस्ट करता है, पुलिस ऑफिसर को लगता है कि ये पर्सन भाग सकता है, तो उन ग्राउंड्स पे अगर सेटिस्फाइड है तभी आप हैंडकफ यूज करेंगे, नहीं तो हैंडकफ यूज करना आर्टिकल 21 का वायलेशन है, बिकॉज दैट अफेक्ट्स वंस रेपुटेशन एंड रेपुटेशन इज पार्ट ऑफ लाइफ अंडर आर्टिकल 21। ठीक है, तो यूज ऑफ हैंडकफ जो है केवल एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में करना है। ये आपको हेल्ड किया गया था प्रेम शंकर वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के केस में। ठीक है, प्रेम शंकर वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, ईयर एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा, 1980 के आसपास का केस है ये। ठीक है, अब सीआरपीसी में हैंडकफ के लिए कोई सर्कमस्टांसेस नहीं दिया गया था। बीएनएसएस में क्या बताया गया है, ठीक है, जैसे सीआरपीसी तक रूल ये था इस एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस में करना है। अब वो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस क्या हो सकते हैं, कैसे कैसे सर्कमस्टांसेस, तो बीएनएसएस ने क्या किया है, कुछ ब्रॉड कैटेगरीज बता दिया है, कुछ ब्रॉड कैटेगरीज की अगर हैंडकफ यूज भी करना है तो केवल इन तरीके के। अब जो कैटेगरी दिया गया है आपको बीएनएसएस में, ऐसा नहीं कि उनमें हमेशा आपको हैंडकफ करना ही है किसी को, ठीक है, लेकिन अगर आपको हैंडकफ करना भी है तो केवल इन्हीं सर्कमस्टेंसेस में जो अक्यूज्ड फॉल करते हैं उन्हीं को आपको हैंडकफ करना है। ठीक है, अब वो सर्कमस्टेंसेस आपके क्या क्या है, तो हैबिचुअल और रिपीट ऑफेंडर, हैबिचुअल और रिपीट ऑफेंडर, राइट, या फिर कोई पर्सन पहले से कस्टडी से भागा हुआ है, केप्ट फ्रॉम कस्टडी, और नहीं तो तीसरा कैटेगराइजेशन बनाया हुआ है जिसमें बहुत सारे ऑफेंसेस आपके बताए हुए हैं। ठीक है, अब वो ऑफेंसेस पूरा लाइन बाय लाइन याद करने का जरूरत नहीं है, आप लोग जैसे बेयर एक्ट में देख सकते हैं, वो ऑफेंसेस 3-4 लिख के एटसेट्रा लिख देना है, आंसर अगर मेंस लिख रहे हैं तो। ठीक है, प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग 2-4 बार देख लेंगे उस सेक्शन को तो याद हो जाएगा। कौन से सेक्शन में है, इसी में है ना, 43(3) में। ये ध्यान भी रखना, ये क्लॉज भी याद रखना, हैंडकफ से रिलेटेड प्रोविजन कौन सा है, तो 43(3। ठीक है, कि पुलिस ऑफिसर जो है नेचर और ग्रेविटी ऑफेंस का देखते हुए हैंडकफ को यूज कर सकता है, ऐसा नहीं कि करेगा ही, इन सर्कमस्टेंस में कर सकता है। कब, हैबिचुअल रिपीट ऑफेंडर, केप्ट फ्रॉम कस्टडी, या फिर किसी ने ऑफेंस ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, टेररिस्ट एक्ट, ड्रग रिलेटेड क्राइम, इलीगल पोजेशन ऑफ आर्म्स, मर्डर, रेप, एसिड अटैक, काउंटरफिटिंग कॉइन्स, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, सेक्सुअल ऑफेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन, ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट। ठीक है, और इन सारे सिचुएशन में आपको करना है। ठीक है, ऑफ थेफ्ट के ऑफेंस में करना है कि नहीं, थेफ्ट के ऑफेंस में हैंडकफ, थेफ्ट के ऑफेंस में नहीं करना है, लेकिन अगर वो पर्सन हैबिचुअल ऑफेंडर है तो कर सकते हैं, समझ रहे हैं।
तो ये जो कैटेगरीज ऑफ ऑफेंस दिया है इसमें 2-3 याद रख के बाकी आंसर लिखने के पॉइंट ऑफ व्यू से एटसेट्रा कर देंगे, या नहीं तो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार देख लीजिएगा तो याद रहेगा आपको, है ना, इस तरीके के ऑफेंसेस में। और नहीं तो 2 कैटेगराइजेशन और क्या है, एस्केप्ड फ्रॉम कस्टडी या फिर हैबिचुअल ऑफेंडर। ओके 43(3) में, ठीक है, ऑफेंसेस आप लोग देख लेंगे वहां, ठीक है। 43(3) में क्या ऑफेंसेस का ब्रॉड कैटेगरी आपको बताया हुआ है, ठीक है। उसके बाद फिर रेस्ट्रिक्शन कुछ लगाए गए हैं ऑन अरेस्ट ऑफ वुमेन। क्या रेस्ट्रिक्शन है, नो अरेस्ट बिटवीन सनसेट एंड सनराइज। वुमेन को अरेस्ट करना है, एक तो रेस्ट्रिक्शन है कि केवल वुमेन ऑफिसर ही उसको अरेस्ट करेगी, ठीक है, अनलेस की सर्कमस्टेंसेस अदरवाइज रिक्वायर, और नहीं तो जनरल रूल है कि किसी भी वुमेन को सनसेट के बाद या सनराइज से पहले अरेस्ट। वुमेन के केस में रेस्ट्रिक्शन कुछ लगाया गया है, एक तो वुमेन ऑफिसर ही अरेस्ट करेगी और दूसरा है कि अरेस्ट सनसेट और सनराइज के बीच नहीं हो सकता है। लेकिन एक एक्सेप्शन है कि सनसेट और, एम आई नॉट ऑडिबल? ओके चलो ठीक है। तो रेस्ट्रिक्शन जो है अरेस्ट ऑफ वुमेन पे क्या है कि सनसेट और सनराइज के बीच में अरेस्ट नहीं हो सकता है, ठीक है। एक्सेप्शन है कि अगर परमिशन मिल गया, परमिशन बाय जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, तो अगर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास से परमिशन मिल गया है तो वुमेन को सनसेट और सनराइज के बीच में भी अरेस्ट किया जा सकता है, ठीक है। और फिर आपको एक लास्ट प्री अरेस्ट प्रोसीजर में आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, कि आप अरेस्ट परस्यू कर सकते हैं कहां तक, अरेस्ट कैन बी परस्यूड एनी प्लेस विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। विद इन टेरिटरी ऑफ, तो ये हम लोग देखे प्री अरेस्ट प्रोसीजर्स। अब देखेंगे हम लोग पोस्ट अरेस्ट प्रोसीजर्स, है ना, कि पोस्ट अरेस्ट प्रोसीजर्स क्या होता है। तो प्री अरेस्ट प्रोसीजर इतना हम लोग देखे। अब आप लोग बेयर एक्ट फॉलो कर रहे होंगे तो सेक्शंस चलिए एक बार बताइए, सेक्शन सब जगह डाल देते हैं जो प्रोसीजर्स हम लोग देखे। सबसे पहला देखे आइडेंटिफिकेशन ऑफ पुलिस ऑफिसर, कहां पे है सेक्शन, बताते रहिए। 36 है ना। मेमो ये भी 36 में ही है, ये बी में है, ये ए में है कि 1 में, ठीक है। फिर आपका इन्फॉर्म करना है, अगर वहां पे मेमो फैमिली मेंबर ने साइन नहीं किया है तो फिर इन्फॉर्म करना होगा कि भाई तुम अपने फैमिली मेंबर या फ्रेंड को बता सकते हो, ये भी 36 में ही होता है, 36C, यानी 36A B C वाला 3 पहला प्री अरेस्ट प्रोसीजर है। फिर फिजिकल टच और कन्फाइन, इससे रिलेटेड 43 है, सेक्शन 43, ठीक है, 43 के 1 में है, ठीक है, कि अगर वो कस्टडी में वॉलंटरली सबमिट कर रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर उसको टच या कन्फाइन कर सकते हो, ठीक है। वुमेन से रिलेटेड स्पेशल रूल 43, 43(5) के प्रोवाइजो में या 43(5) में है डायरेक्ट, ओके। हाँ हाँ, यस यस, दिस इज 43(1) के प्रोवाइजो में है ये, ठीक है। नेक्स्ट आइए, फोर्स, अगर वो रेजिस्ट या स्किप कर रहा है, ये भी 43 में ही होगा आई थिंक, 43(2), ठीक है। लीथल फोर्स पे जो लिमिट लगा है 43(4),
ठीक है। हैंडकफ्स 3, ये 43(5) है, सनसेट और सनराइज। एंड पर्सन कैन बी परस्यूड एनीवेयर विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, 45। ठीक है। तो मेनली प्री अरेस्ट प्रोसीजर के लिए आपको सेक्शन 36, 43 और 45 आपको फॉलो करना है। ठीक है, 43, 45 एंड 36। ठीक है। अच्छा, एक और वो था, एक मिनट, एक मिस हो गया। ठीक है, वो तो पोस्ट अरेस्ट आएगा, इंटरोगेशन के वक्त वो आता है ना, वो पोस्ट अरेस्ट पोस्ट अरेस्ट में आ जाएगा। ठीक है। ठीक है। उसके बाद आते हैं अब पोस्ट अरेस्ट प्रोसीजर्स पे। ठीक है, प्री अरेस्ट प्रोसीजर हो गया, अब आइए पोस्ट अरेस्ट प्रोसीजर। जो सेक्शंस हम लोग बीच में नहीं देखे हैं वो किसी और कैटेगरी में कवर हो जाएगा। ठीक है, जिस तरीके से बता रहे हैं उस तरीके से याद कीजिएगा, इजीली आपको याद रहेगा। ठीक है। पोस्ट अरेस्ट प्रोसीजर में, ठीक है, आपको सबसे पहले आता है, ठीक है, कि एक बार आपने अरेस्ट कर दिया आप किसी पर्सन को, तो अननेसेसरी रिस्ट्रेन आप उस पर यूज नहीं करेंगे। पहला है नो अननेसेसरी रिस्ट्रेन ऑन अरेस्टेड पर्सन। अब ये नहीं कि मुंह टेप से बांध दिए, है ना, कि सर पे जो है नकाब लगा दिए। ठीक है, अननेसेसरी रिस्ट्रेन यूज नहीं करना है। ठीक है, ओनली द नेसेसरी रिस्ट्रेन नीड्स टू बी यूज्ड, अननेसेसरी रिस्ट्रेन यू डोंट हैव टू यूज। ठीक है। उसके बाद जैसे ही आप अरेस्ट करके लेते आए, ठीक है, पर्सन मस्ट बी इन्फॉर्म्ड अबाउट ग्राउंड ऑफ अरेस्ट। और ये फंडामेंटल राइट भी है, दिस इज इनफैक्ट, ये तो स्टैच्यूटरी राइट तो है ही, स्टैच्यूटरी राइट। ये अननेसेसरी रिस्ट्रेन कौन सा सेक्शन है? 46। और ये स्टैच्यूटरी राइट किस में है? 47। 47 का ए है या 1 है? 1। और ये आपका फंडामेंटल राइट भी है अंडर आर्टिकल, सॉरी, हाँ, अंडर आर्टिकल 22 क्लॉज 1। ठीक है। और एक केस था आपको, जोगिंदर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इस केस में आपको सुप्रीम कोर्ट ने यह क्लैरिफाई किया कि आपको इन्फॉर्म तो करना ही है अबाउट ग्राउंड ऑफ अरेस्ट, बट दैट ग्राउंड ऑफ अरेस्ट मस्ट बी रीजनेबल। एक तो इमीडिएटली इन्फॉर्म करना है और दूसरा वो रीजनेबल भी होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि कोई भी ग्राउंड आप बोल दिए, अनरीजनेबल ग्राउंड भी बोल के आप अरेस्ट कर दें, है ना, कि आप बोले कि हमको तो बस ग्राउंड ही ना बताना था, हमने ग्राउंड बता दिया। ऐसा नहीं है, ग्राउंड मस्ट बी रीजनेबल। दिस वाज हेल्ड इन दिस केस ऑफ जोगिंदर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। ठीक है। तो पोस्ट अरेस्ट प्रोसीजर में अननेसेसरी रिस्ट्रेन यूज नहीं करना है, ग्राउंड ऑफ अरेस्ट बताना है। ये एक स्टैच्यूटरी राइट एज वेल एज फंडामेंटल राइट है, और वो ग्राउंड ऑफ अरेस्ट कैसा होना चाहिए? रीजनेबल होना चाहिए। ठीक है, राइट। फिर उसके बाद पुलिस ऑफिसर को इन्फॉर्म करना है, ठीक है, राइट ऑफ बेल। इन्फॉर्म द अरेस्टेड पर्सन अबाउट हिज राइट ऑफ बेल। तो राइट ऑफ बेल कब होता है? बेलेबल ऑफेंस, बेलेबल ऑफेंस में। नॉन बेलेबल है तो फिर कोई बात ही नहीं है।
बेलेबल ऑफेंस है तो उसको राइट ऑफ बेल उसका क्या है वो भी बताओगे, ये सेक्शन 47 में ही 2 में बताया होगा, ठीक है, 47 के ही 2 में। ये भी पोस्ट अरेस्ट प्रोसीजर है जो कि मैंडेटरली फॉलो करना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, अरेस्ट होने के बाद फिर से आपको इन्फॉर्म करना है। एक बार तो आप पहले इन्फॉर्म किए थे मेमो बनाने वक्त, जब उसके फैमिली मेंबर ने मेमो को साइन नहीं किया था तो उसको आप क्या बोले थे कि आप बतला सकते हैं अपने फैमिली वालों को कि आप जो है अरेस्ट हो गए हैं। यहाँ पे फिर एक रिक्वायरमेंट है पोस्ट अरेस्ट प्रोसीजर में, ठीक है, ऑब्लिगेशन है पुलिस का कि इन्फॉर्म, क्योंकि जब अरेस्ट किए हो तो अरेस्ट करके किस प्लेस पे उसको रखा हुआ है ना। आप शास्त्री नगर थाने में रखे हैं, आप दानापुर थाने में रखे हैं, गांधी मैदान के थाने में रखे हैं, कौन से थाने में वो पर्सन अरेस्ट होकर रखा गया है उसके फैमिली मेंबर, फ्रेंड या रिलेटिव को पता होना चाहिए ना। तो आप यहाँ पे बताएंगे, ठीक है, उसको राइट इन्फॉर्म अरेस्टेड पर्सन अबाउट हिज राइट ठीक है, कि कौन सा राइट, कि रिलेटिव या फ्रेंड्स, जिसको भी वो पर्सन नॉमिनेट कर रहा है ना, रिलेटिव या फ्रेंड को, ठीक है, फैक्ट ऑफ अरेस्ट और प्लेस ऑफ अरेस्ट, फैक्ट ऑफ अरेस्ट एज वेल एज प्लेस ऑफ अरेस्ट क्या है वो बतलाया जाएगा, ठीक है। ये चौथा पोस्ट अरेस्ट प्रोसीजर है जो फॉलो करना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है सर्च ऑफ अरेस्टेड पर्सन। सर्च ऑफ अरेस्टेड पर्सन, ठीक है। सर्च ऑफ अरेस्टेड पर्सन हमेशा नहीं, सर्च ऑफ अरेस्टेड पर्सन इफ द पर्सन is not entitled to bail or cannot furnish the bail। यहां पे समझिएगा, जब किसी पर्सन को आप अरेस्ट किए हैं, हो सकता है वो बेलेबल ऑफेंस के लिए अरेस्ट हुआ हो या नॉन बेलेबल ऑफेंस के लिए, ठीक है। तो बेलेबल ऑफेंस है तब तो वो इंटाइटल है बेल लेने के लिए, लेकिन फिर भी वो बेल नहीं ले पा रहा है, ही इज नॉट एबल टू फर्निश द बेल। और दूसरा है अगर नॉन बेलेबल ऑफेंस है तो वो तो बेल के लिए इंटाइटल ही नहीं है। तो ये दोनों सिचुएशन में अब उस पर्सन को कस्टडी में लेना पड़ेगा ना, ठीक है। अब उसको घर में तो आप नहीं लेके जाएंगे, थाने पे लेके जाएंगे, थाने में लॉकअप पे रखेंगे, तो लॉकअप में उसको सब कुछ के साथ, उसका जो भी पोजीशन है सब कुछ के साथ तो नहीं रख देंगे। आप वहां पे क्या करेंगे, तो सिचुएशन में क्या है, अब उसको जो है कस्टडी में लेना है ना। तो कस्टडी में लेना है तो उसके लिए आप पहले क्या करेंगे, सर्च, ठीक है। कैसा सर्च, बॉडीली सर्च, ठीक है, बॉडीली सर्च। उसके पास जो भी उसका आर्टिकल्स है, ठीक है, जो भी पर्स, मोबाइल, चेन जो मिल रहा है, उन सब चीज का आप वहां पे सर्च करेंगे, ठीक है। दैट पर्सन विल बी सर्च्ड एंड ऑल आर्टिकल्स फाउंड, जितना भी आर्टिकल्स मिलेगा उसका लिस्ट बनाएंगे, ठीक है, एक लिस्ट बनाएंगे कि आपके पास से ये चीजें जो है मेरे मिली है, और फिर उसको जो है आपको साइन कराना होगा, ठीक है। जितनी भी चीजें मिलेंगी उसका आपको जो भी अपार्ट फ्रॉम, देखो क्या क्या चीजें, अब उसके कपड़े, नेसेसरी वेयरिंग अपैरल्स है ना, वो सब छोड़ के बाकी सब चीजों का आपको जो है, बाकी चीजों को सीज कर लेना है और उसका एक लिस्ट बनाना है, और लिस्ट बना के उसका रिसिप्ट आप उसको हैंड ओवर कर देंगे, ठीक है। लिस्ट बनाएंगे और उसका रिसिप्ट हैंड ओवर कर देंगे अरेस्टेड पर्सन, है ना, कि ये चीजें जो है आपके बॉडी से बरामद हुई है ना, अपार्ट फ्रॉम
नेसेसरी वेयरिंग अपैरल। ठीक है, फिर उसके बाद अगर सर्च के दौरान, ठीक है, अगर ये जो सर्च हो रहा है, इसी में देखते हैं, इसी पॉइंट के अंदर, अगर सर्च के दौरान कोई ऑफेंसिव वेपन मिलता है ना, सीजर ऑफ ऑफेंसिव वेपन्स, और जो भी ऑफेंसिव वेपन सीज होगा वो डायरेक्टली आप भेज देंगे मैजिस्ट्रेट को फिर। ठीक है, उसको डिलीवर कर देना है जो भी आपको कोर्ट या ऑफिसर जो भी के पास, जो भी आपका सीनियर अथॉरिटी है उसके पास आपको डिलीवर कर देना है। अब देखो, इसके अलावा दो और प्रोसीजर है जो फॉलो करना होता है, तीन। एक है इंटरोगेशन, अब उसका होगा, कस्टडी में ले लिए तो इंटरोगेशन करोगे, स्टेप बाय स्टेप सब समझ रहे हैं, ठीक है। तो राइट टू कंसल्ट व्हाट, लीगल प्रैक्टिशनर, ड्यूरिंग इंटरोगेशन। और ये ध्यान में रखना है, नॉट थ्रू आउट द इंटरोगेशन कंसल्ट करने का राइट नहीं है ना, कि पूरे एक एक टाइम जो है लीगल प्रैक्टिशनर साथ में बैठे रहे, है ना। बट ड्यूरिंग इंटरोगेशन ही हैज द राइट टू कंसल्ट, है ना, बट नॉट थ्रू आउट। कौन से सेक्शन में ये राइट दिया गया है? सेक्शन 38। और ये आपका, ये भी एक फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 22 क्लॉज 2। ठीक है, दिस इज ऑल्सो योर अरेस्टेड पर्सन फंडामेंटल राइट। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है मेडिकल एग्जामिनेशन, मैंडेटरी मेडिकल एग्जामिनेशन। जो अरेस्टेड पर्सन है उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करना है अंडर सेक्शन 53 ऑफ BNSS। ठीक है, और ये किया जाता है टू प्रिवेंट, ठीक है, प्रिवेंट नहीं कह सकते हैं, टू चेक कि कोई कस्टोडियल टॉर्चर तो नहीं हुआ है उस पर्सन पे, कि पुलिस ने उसको कस्टडी में लेने के बाद उसके साथ मारपीट तो नहीं की है। ठीक है, ये देखो, ये जो सेक्शन 53 में जो मैंडेटरी मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, इसका पर्पस कोई एविडेंस कलेक्ट करना नहीं होता है। जैसे एक और तरीके का मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, वो होता है कि मान लिया कोई ऐसा ऑफेंस है जिसमें कि मेडिकल एग्जामिनेशन किसी के ब्लड का, सीमेन का, स्पर्टम का जरूरी है ना, फिंगर नेल का कोई मेडिकल एग्जामिनेशन करना है, कोई हेयर सैंपल है उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करना है, तो वो सब मैंडेटरी प्रोसीजर नहीं होता है। वो अगर पुलिस ऑफिसर को लगता है कि उससे कोई एविडेंस मिल सकता है तो पुलिस ऑफिसर वो सारे मेडिकल एग्जामिनेशन करा सकता है। सेक्शन 50 से 52 के बारे में, सेक्शन 51, 52 इन सब में दिया हुआ है उसके बारे में। वो मैंडेटरी प्रोसीजर नहीं है। अभी हम लोग मैंडेटरी प्रोसीजर्स को देख रहे हैं। ये जो मेडिकल एग्जामिनेशन होता है सेक्शन 53 में, मेडिकल एग्जामिनेशन किसका? ऑफ अक्यूज्ड। इसका पर्पस होता है कि कोई कस्टोडियल टॉर्चर, कोई कस्टोडियल वायलेशन तो नहीं हुआ है। ये DK बासु के गाइडलाइन में भी दिया हुआ था। ठीक है, कि मैंडेटरली आपको मेडिकल एग्जामिनेशन करना ही है मेडिकल ऑफिसर के थ्रू। ठीक है, ये मेडिकल एग्जामिनेशन कौन करेगा? बाय मेडिकल ऑफिसर। और अगर कोई मेडिकल ऑफिसर वहां पे अपॉइंटेड नहीं है, ठीक है, तो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। ठीक है, और ये मेडिकल एग्जामिनेशन में रिपोर्ट जो प्रिपेयर होता है उसमें कोई भी इंजरी मार्क या वायलेंस ऑन बॉडी ऑफ अक्यूज्ड का रिपोर्ट प्रिपेयर किया जाता है ना। इस रिपोर्ट में कोई भी इंजरी मार्क या कोई भी वायलेंस का साइन है अगर बॉडी के ऊपर अक्यूज्ड का, उसी का रिपोर्ट यहाँ पे मेडिकल एग्जामिनेशन में प्रिपेयर करना होता है। ठीक है,
राइट। फिर उसके बाद लास्ट प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट क्या है? लास्ट पोस्ट अरेस्ट प्रोसीजर क्या होगा? हाँ, यस, विद इन 24 आवर क्या करना है? प्रोड्यूस बिफोर मैजिस्ट्रेट। तो ये आपका पोस्ट अरेस्ट प्रोसीजर, ये सारा कुछ हो किस सेक्शन में करते हैं? प्रोड्यूस बिफोर मैजिस्ट्रेट, सेक्शन 58। अब देखो इंटायरली जितना भी सेक्शंस है लगभग कवर हो गया, ठीक है, कुछ कुछ मिसलिनियस है उसको देखेंगे अलग से। पोस्ट अरेस्ट प्री अरेस्ट में लगभग सारे सेक्शंस आपके जो है कवर हो गए, और उसमें जो जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है सारा बता दिया, ऐसा नहीं कि बस मार्जिनल हेडिंग बताया, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं कोई भी सेक्शन के अंदर वो बता दिए। एक बार इसको देख लेते हैं सेक्शन वाइज। यार इसमें तो सेक्शन पोस्ट अरेस्ट, अरेस्ट करने के बाद, प्री अरेस्ट इससे पहले देखे थे। पोस्ट अरेस्ट सबसे पहले अननेसेसरी रिस्ट्रेन ज्यादा यूज नहीं करोगे, जितना जरूरी है उतना ही यूज करना है ना, कि ये नहीं कि अब जीप में बैठा के ले जा रहे हैं तो 5 पुलिस ऑफिसर उसके ऊपर बैठ जाएंगे, है ना। अननेसेसरी रिस्ट्रेन यूज नहीं करना है, जितना जरूरी है उतना ही यूज करना है, ठीक है। फिर इन्फॉर्म करोगे अबाउट ग्राउंड ऑफ अरेस्ट, ये स्टैट्यूटरी राइट भी है 47(1) में, और फंडामेंटल राइट भी है 22(1) में, और ग्राउंड जो है रीजनेबल होना चाहिए, जोगिंदर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में हेल्ड हुआ था। फिर उसका राइट ऑफ बेल के बारे में भी उसको इन्फॉर्म करोगे, ठीक है, केस के 47(2) में है उसके, और ये कब होता है? बेलेबल ऑफेंस में। बेलेबल ऑफेंस में उसको बताओगे तुम्हारे पास राइट ऑफ बेल भी है, बेल दे सकते हो तो दो, ठीक है। फिर उसको इन्फॉर्म, ये किस सेक्शन में इन्फॉर्म किया जाता है कि आप जो है रिलेटिव या फ्रेंड को फैक्ट ऑफ अरेस्ट और प्लेस ऑफ अरेस्ट बता सकते हैं? 48, 48(1), ठीक है। फिर उसके बाद अरेस्टेड पर्सन का सर्च करना है, लेकिन सर्च हमेशा नहीं करना है। सर्च तभी करना है जब अरेस्टेड पर्सन का मेहमान नवाजी करना है पुलिस को, है ना, मतलब उसको कस्टडी में अगर पुलिस को रखना है, लॉकअप में रखना है, तभी सर्च करोगे ना, ठीक है। तो सर्च ऑफ अरेस्टेड पर्सन करोगे। इस सर्च का पर्पस क्या होता है कि उसको जब भी आप कस्टडी में रख रहे हैं तो उससे पहले जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स उससे उसके बॉडी से आपको प्राप्त होते हैं, है ना, बॉडीली सर्च उसका किया जाता है, ठीक है। तो उसका आप एक लिस्ट बनाएंगे और लिस्ट बना के आप उसको रिसिप्ट दे देंगे कि आपके पास से ये मोबाइल है ना, ये पर्स में इतने पैसे, ठीक है, ये चेन, ये अंगूठी, है ना, मिली है, सारा लिस्ट बना देंगे, ताकि मतलब पुलिस जो है ऐसा नहीं कि इधर उधर कर दे सामान, ठीक है। इसके लिए ये सर्च लिस्ट बनाया जाता है, ठीक है। और ये कब बनाना है? जब कस्टडी में लेना है। और कस्टडी में आप कब लेंगे? जब वो पर्सन या तो बेल के लिए इंटाइटल ही नहीं है, या फिर बेल के लिए इंटाइटल है बट वो बेल नहीं दे सकता है, ही कैन नॉट फर्निश द बेल। वो सेक्शन जो है लंबा चौड़ा है, लेकिन इतना ही बात उसमें किया गया है, ठीक है। उस सेक्शन में आप लोग पढ़िएगा तो नेसेसरी वेयरिंग अपैरल को आप नहीं लेंगे। ऑफेंसिव वेपन मिलेगा उसको सीज करके आगे मैजिस्ट्रेट या सीनियर ऑफिसर को आप भेज देंगे। फिर लीगल प्रैक्टिशनर से उसको कंसल्ट करने का राइट है, इसके लिए इन्फॉर्म करेंगे। इन्फॉर्म द अक्यूज्ड ऑफ हिज राइट टू कंसल्ट लीगल प्रैक्टिशनर ड्यूरिंग इंट्रोगेशन बट नॉट थ्रू आउट इंट्रोगेशन, ठीक है। ये सेक्शन 38 में है, और ये आपका एक फंडामेंटल राइट भी है आर्टिकल 22 क्लॉज 2 में, ठीक है। अच्छा, यहां पे एक और चीज जान लो, इसी में तुम लिख सकते हो राइट टू कंसल्ट लीगल प्रैक्टिशनर है, लेकिन एमएच हॉस्कॉट वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के केस में बतलाया गया था कि अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन जो है अफोर्ड नहीं कर सकता है लीगल प्रैक्टिशनर को, तो स्टेट को उसको लीगल एड देना होगा। और ये आपका एक डीपीएसपी भी था, इसको फंडामेंटल राइट का स्टेटस बाद में दे दिया गया, है ना। तो राइट टू लीगल एड भी इसी पॉइंट में डील कर सकते हैं आप लोग। राइट टू लीगल एड कैन नॉट अफोर्ड लीगल प्रैक्टिशनर। तो लीगल प्रैक्टिशनर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको आर्टिकल 39A में प्रोवाइडेड है डीपीएसपी, जिसको फंडामेंटल राइट का स्टेटस दे दिया गया किस केस में? एमएच हॉस्कॉट वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। हुसैनरा खातून भी साइट कर सकते हो, ठीक है, लेकिन हुसैनरा खातून ज़्यादातर अंडर ट्रायल प्रिजनर के कॉन्टेक्स्ट में था, ठीक है, तो बेटर ये वाले केस को आप साइट कीजिएगा।
अब कंफ्यूजन आ रहा होगा कि आपके सीआरपीसी में या फिर जो बीएनएसएस है उसमें भी तो लीगल एड प्रोवाइड करने का प्रोविजन बताया गया है, उसमें भी प्रोविजन बताया गया है लीगल एड स्टेट को देना है। सीआरपीसी में 304 था, बीएनएसएस में शायद 340 या 41 में कहीं पर है, लेकिन वो ट्रायल के वक्त के लिए है, ठीक है, वो ट्रायल के वक्त के लिए। वहां पे कोर्ट जो है, अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन का डिफेंस वहां पे नहीं आ रहा है जस्ट बिकॉज दैट पर्सन इज पुअर, ही कैन नॉट अफोर्ड एनी एडवोकेट, तो वहां पे कोर्ट जो है ट्रायल के वक्त जो है स्टेट के थ्रू कोई एडवोकेट को अपॉइंट कराती है, ठीक है। लेकिन यहां पे आपके पास राइट है ना, जब आप अरेस्ट हुए उसके बाद भी अगर आपके पास लीगल प्रैक्टिशनर नहीं है तो आपके पास लीगल एड का राइट है, ठीक है। ये आपको सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन करते हुए ये राइट आपको प्रोवाइड किया था, ठीक है। फिर मेडिकल एग्जामिनेशन भी आपको करना है अक्यूज्ड का अरेस्ट होने के बाद, ये मैंडेटरी है, ये मेडिकल एग्जामिनेशन, है ना, कस्टोडियल टॉर्चर से उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, ताकि उसके बॉडी पे कोई भी इंजरी या मार्क ऑफ वायलेंस है जो पुलिस कस्टडी में उसके ऊपर आए हैं तो उसका रिपोर्ट प्रिपेयर किया जा सके, ठीक है। डी के बासु के गाइडलाइन में ये प्रोवाइडेड था, ठीक है। और फिर लास्ट आपका है विद इन 24 आवर यू हैव टू प्रोड्यूस हिम बिफोर द मैजिस्ट्रेट। तो ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट हम लोग देख लिए, प्रोसीजर्स ऑफ अरेस्ट देख लिए, प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट को हम लोग पार्ट बाय पार्ट करके प्री अरेस्ट प्रोसीजर देखे, फिर हम लोग पोस्ट अरेस्ट प्रोसीजर देखे। इसके बाद है राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन। अब राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन हमें देखने की जरूरत नहीं है, राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन ये प्रोसीजर्स में से ही कोई कोई आप राइट निकाल सकते हैं, जो कि आप राइट्स ऑफ अरेस्टेड पर्सन के भी आंसर में आप साइट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन, ठीक है, राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन में पहला राइट क्या होगा, नोट्स अगर बनाए होगे तो वहीं पे साइड में लिख लोगे, ये एक राइट हुआ। ये राइट में भी आ जाएगा कि अगर मेमो को साइन उसके फैमिली मेंबर नहीं किया है तो उसके पास राइट है टू इन्फॉर्म फैमिली और फ्रेंड कि ही इज बीइंग अरेस्टेड, ये उसके राइट में आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद उसके पास ये भी राइट है, राइट नॉट टू बी फिजिकली टच्ड और कन्फाइंड इफ ही इज विलिंग टू सबमिट टू कस्टडी, ये भी उसके राइट में आ जाएगा। राइट टू प्रोपोर्शनेट यूज ऑफ फोर्स, ये भी उसका राइट हो गया कि प्रोपोर्शनेट यूज होगा, ठीक है। राइट नॉट टू बी हैंडकफ्ड, मतलब इन्हीं सबको एग्जाम में अगर कभी क्वेश्चन आ गया आपको मेंस में लिखने को कि हैंडकफ मतलब राइट्स अरेस्टेड पर्सन का, तो इसी प्रोसीजर्स को ही आप अदर वे में राइट्स बना के भी आप लिख सकते हैं, ये नहीं कि उसके लिए अलग टॉपिक पढ़ना है ना। राइट नॉट टू बी हैंडकफ्ड, ठीक है, एक्सेप्ट इन दीज सर्कमस्टांसेस, ठीक है। फिर पोस्ट अरेस्ट प्रोसीजर में ये भी राइट में आ जाएगा ना, अननेसेसरी अरेस्ट नहीं, ये भी राइट में आ जाएगा, ठीक है, कि प्लेस ऑफ अरेस्ट क्या है, फैक्ट ऑफ अरेस्ट क्या है वो बताया जाए, ठीक है। राइट ऑफ बेल ये भी राइट में आ गया, ये सारा कुछ राइट में आ गया, ठीक है। मेडिकल एग्जामिनेशन सब जो है ये नहीं, ये आपको राइट में आ गया। मेडिकल एग्जामिनेशन भी अक्यूज्ड का राइट है ना, क्योंकि मेडिकल एग्जामिनेशन इसीलिए होता है ना ताकि उसके ऊपर कोई कस्टोडियल टॉर्चर ना हुआ हो, तो ये भी राइट है उसका। और मैजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट होना भी उसका राइट है। यानी ये 7-8 पॉइंट जो है ये सब राइट्स में भी आप लिख सकते हैं एक जगह पे इकट्ठे, ठीक है। तो प्रोसीजर में ही प्री अरेस्ट भी देख लिए, पोस्ट अरेस्ट भी देख लिए, राइट्स भी आपको उसी में आपको पता चल गया, ठीक है। अब अरेस्ट के टॉपिक में आपको बच गया कौन कौन अरेस्ट कर सकता है। तो एक तो पुलिस कर सकता है, कुछ सर्कमस्टांसेस में आपको प्राइवेट पर्सन भी कर सकते हैं, और कुछ सर्कमस्टांस में मैजिस्ट्रेट भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको बस कुछ कुछ मिसलेनियस सेक्शंस हैं जो आपको पढ़ना है, ठीक है। मिसलेनियस सेक्शंस लाइक टेस्ट आइडेंटिफिकेशन के लिए अरेस्टेड पर्सन को बोला जा सकता है, ठीक है। फिर जितने भी लोग का अरेस्ट हुआ है उन सब के बारे में रिपोर्ट डीएम को देना होता है, ठीक है। तो वो सब अभी देख लेते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक चीज और जान जाओ, मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में जो बता रहे थे, तो मेडिकल एग्जामिनेशन 2 तरीके का होता है।
ये अलग से आप लोग समझ सकते हैं। मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ अरेस्टेड पर्सन, एक मैंडेटरी होता है और फिर मेडिकल एग्जामिनेशन ऑप्शनल होता है। ऑप्शनल कहने का मतलब है एट द रिक्वेस्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर। मैंडेटरी कौन सा होता है ये हम लोग देख चुके हैं। कौन सा? सेक्शन 53। ये मैंडेटरी मेडिकल एग्जामिनेशन है जो कि करना ही करना है, ठीक है, तो इंश्योर कि कोई कस्टोडियल टॉर्चर वायलेंस उसके ऊपर नहीं हुआ है। बट उसके अलावा कुछ ऑप्शनल आपको मेडिकल एग्जामिनेशन भी होते हैं जो 51 और 52 में बताया गया है। 51 और 52 में, 52 रेप के केसेस में, ठीक है, 52 जो है वो रेप के केसेस में होता है, इन रेप केसेस, और ये जो है अदर केसेस। लेकिन ये दोनों का दोनों मेडिकल एग्जामिनेशन जो है वो क्या है? ऑप्शनल है एट द रिक्वेस्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर। अगर पुलिस ऑफिसर को लगता है किसी अपराध में कि इस अक्यूज्ड का इमीडिएट मेडिकल एग्जामिनेशन नेसेसरी है, कुछ नेसेसरी एविडेंसेस गैदर करने के लिए, है ना, कि कोई नेसेसरी एविडेंस गैदर करने के लिए, मान लो कि किसी के ऊपर बाइट मार्क है, नाखून का निशान है, हेयर सैंपल है, और लगता है कि भाई इसका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा तो नेसेसरी एविडेंसेस मिल सकते हैं, तो वो वहां पे रिक्वेस्ट कर सकता है मेडिकल प्रैक्टिशनर को कि आप इसका मेडिकल एग्जामिनेशन करें। तो ये जो ऑप्शनल मेडिकल एग्जामिनेशन होता है इसका पर्पस होता है टू सिक्योर एविडेंस, जो 51 और 52 में किया जाता है, टू सिक्योर एविडेंस, ठीक है। और इसका पर्पस क्या होता है? टू इंश्योर कोई कस्टोडियल वायलेंस या टॉर्चर अक्यूज्ड के ऊपर नहीं हुआ है। दोनों का पर्पस डिफरेंट है, ठीक है, दोनों का पर्पस आपको डिफरेंट है। अब 52 और 51 देखोगे सेक्शंस काफी बड़ा बड़ा है, लेकिन उसमें बस बात क्या किया गया है वो आपको समझना है कि रेप के अलावा बाकी ये केसेस में अगर एविडेंस सिक्योर करने के लिए पुलिस ऑफिसर को लगता है कि मेडिकल एग्जामिनेशन करना नेसेसरी है तो वो मेडिकल एग्जामिनेशन करा सकता है। किससे करा सकता है? बाय रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, बाय रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, बस इतना ही जानना है। और वो मेडिकल एग्जामिनेशन करने के लिए अगर फोर्स यूज करना हो तो फोर्स भी यूज किया जा सकता है। दोनों सेक्शन में फोर्स कैन ऑल्सो बी यूज्ड, ठीक है, फोर्स कैन ऑल्सो बी यूज्ड। 52 में रेप के केसेस में अगर पुलिस ऑफिसर को लगता है तो वहां पे भी वो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से एग्जामिनेशन करा सकता है। बट इन दोनों में डिफरेंस ये है कि पहले वाले सिचुएशन में सेक्शन 51 जब तुम लोग देखोगे, ठीक है, कि लॉफुल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर कोई भी हो सकता है जिससे आप वो एग्जामिनेशन करा लें। लेकिन रेप वाले केसेस में प्रिफरेबली रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो होना चाहिए वो किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल का होना चाहिए या फिर कोई लोकल अथॉरिटी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के थ्रू जो हॉस्पिटल्स मेंटेन्ड होते हैं वहां के रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होने चाहिए। खैर ये सब बहुत डिटेल है, उतना जानने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी जान जाओ दोनों में डिफरेंस क्या है। यहां पे कोई भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर हो सकता है अदर केसेस में। रेप के केसेस में वो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर कौन होना चाहिए? सरकारी अस्पताल का होना चाहिए या जो म्युनिसिपैलिटी जो मेंटेन करता है हॉस्पिटल उसका वो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होना चाहिए। लेकिन 16 किलो, और वो भी विद इन 16 किलोमीटर रेडियस, है ना, जो 16 किलोमीटर के रेडियस के विद इन है। अगर उसके विद इन कोई ऐसा अवेलेबल नहीं है तो फिर आप किसी भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से आप करा सकते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, एक बार सेक्शन पढ़ लीजिएगा, उतना कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। बस इंटेंट समझना है, दोनों का अलग अलग है। इसका पर्पस है टू सिक्योर एविडेंस, इसका पर्पस है टू इंश्योर कि कोई कस्टोडियल टॉर्चर या कस्टोडियल वायलेंस पर्सन के ऊपर इन्फ्लिक्ट नहीं किया गया है। इज दिस क्लियर?